हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या प्लान रहने वाला है, तो सबसे पहले हम स्थापना की पृष्ठभूमि को समझेंगे, फिर इसकी संरचना को समझेंगे, इसके उद्देश्य को समझेंगे और इसका कार्य है क्या महत्व है वो समझेंगे, निष्कर्ष के साथ इसका उत्तर समाप्त करेंगे। अधिक चांस है कि आपका क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के उद्देश्यों पर चर्चा करें, तो आप यहीं तक लिख करके अपने उत्तर को समाप्त करेंगे वहाँ पे। अगर आगे पूछता है 10 मार्क्स में तो आप ये आगे बढ़ा दीजिएगा, अन्यथा 5 मार्क्स है तो यहाँ तक ही काफी होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है ना। इस वजह से भारत सरकार ने समझा कि भारत में पॉपुलेशन नियंत्रण काफी जरूरी है, इसीलिए विश्व का सबसे पहला जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में लागू किया गया। कब? 1952 में, है ना। किंतु जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आ रही थी। हम देख रहे थे लगातार जनसंख्या बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है ना। इसी बीच साल 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागू किया जाता है। ठीक है, इस बार लागू करने के बाद क्या किया जाता है कि अब प्लान किया जाता है कि हम तो नीति बना रहे हैं लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, है ना। तो चर्चा हुआ कि क्यों ना इसके लिए एक आयोग की स्थापना कर दी जाए जो इसका क्या करे, अच्छे से मॉनिटरिंग करे। इस वजह से ही 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना होती है। तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की क्या हो गई, पृष्ठभूमि हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं कि कैसे बना होता है, संरचना की बात करें तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष या जो नीति आयोग का पहले क्या नाम था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, वो होंगे। ओके, उसके बाद अगला होते हैं, इसके नीचे सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य में प्रत्येक राज्य के सीएम तथा यूनाइटेड टेरिटरीज के सीएम को शामिल किया जाता है। इसके अलावा 16 केंद्रीय सदस्य होते हैं। 16 केंद्रीय सदस्य होते हैं जो अलग अलग मंत्रालयों से आते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया इत्यादि। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं। आमंत्रित सदस्य मतलब कि ये कुछ विशेष मेंबर होंगे, ये अपने अपने क्षेत्र के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के क्या होंगे, विशेषज्ञ होंगे, जैसे स्वास्थ्य के, जनसंख्या के, जनगणना के, समाजशास्त्र के। ठीक है, उसके बाद इसका सचिवालय कहाँ पे आता है, सचिवालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है। ये हमारा हो गया राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का परिचय, स्थापना और संरचना कैसा है वो हमने समझा। ठीक है, अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये जो जनसंख्या आयोग बनाया गया, इसका मुख्य लक्ष्य क्या रहा, किस उद्देश्य से बनाया गया, तो अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहा जनसंख्या नीति के उद्देश्य को प्राप्त करना। हम जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बना रहे हैं उनमें जो जो लक्ष्य रखा है सभी को प्राप्त करना इसका प्राथमिक उद्देश्य रहा। ठीक है, इसमें सबसे पहला जनसंख्या स्थिरीकरण, है ना, कि हम लोग धीरे धीरे क्या हो, जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर हो, यानी वृद्धि दर क्या हो जाए, हमारा नियंत्रण में आ जाए। ठीक है, उसके बाद है प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचाना। प्रजनन दर मतलब क्या होता है कि एक माँ कितने बच्चों को जन्म देती है, वो प्रजनन दर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लक्ष्य रखा गया कि हम लोग प्रजनन दर को 2.1 पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी जो आपका TFR टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको 2.1 तक लाने का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। ठीक है,
फिर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट था कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को क्या करना था, इसमें कम करना, इसका अन्य लक्ष्य रहा। ठीक है, अब है अगला क्या है उद्देश्य, राज्य एवं केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर तो कानून बन गया है ना, किंतु अगर सभी राज्य उसको अच्छी तरह से लागू नहीं करे तो क्या जनसंख्या नियंत्रण होगा, तो उत्तर हमारा होगा नहीं, है ना। इसीलिए क्या प्रयास किया गया कि राज्य और केंद्र के बीच में क्या स्थापित किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि इनके लक्ष्यों को अच्छे से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रमों को क्या करना, बढ़ावा देना, है ना, लोगों को समझाना परिवार नियोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, आदि चीजें, है ना, और फिर उसकी समीक्षा करना कि कहाँ तक ये सक्सेस हुआ, है ना, और उसकी निगरानी करना, ये इसका अगला लक्ष्य रहा। ठीक है, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि अगर ये तीनों चीजों को हम प्राप्त करते हैं तो हम जनसंख्या नियंत्रण को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को जोड़ा। ठीक है, फिर सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना, अगला लक्ष्य क्या रहा कि लोगों को बताना कि भाई जनसंख्या कम करना क्यों इम्पोर्टेंट है, परिवार नियोजन क्यों इम्पोर्टेंट है, और इससे किस तरह से हमारा फैमिली विकास करेगा, ये चीजें लोगों को समझाना, ये इसका अगला लक्ष्य रहा। यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कब हुई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साल 2000 किसके अंतर्गत, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत। अब हम चलते हैं इसका कार्य क्या है ना, तो इसका काम होता है सबसे पहला कि नीति बनाना। ठीक है, कि किस तरह से हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, किस तरह से जनसंख्या जो हमारे पास है उसको संचालित कर सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए नीति बनाने का काम करेगा, है ना। उसके बाद जो नीति बनाया है उसका ये समन्वय करेगा कि जो जो कार्यक्रम इसने लॉन्च किया, जैसे परिवार नियोजन है इत्यादि चीजें, उनको क्या करेगा, ये लॉन्च करने का प्रयास करेगा। ठीक है, समन्वय करेगा, लास्ट में इसका मूल्यांकन करेगा। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान को बढ़ावा देना, चौथा क्या भाई, अनुसंधान को बढ़ावा देना, अर्थात कि ये क्या करता है कि आपको डेमोग्राफिक सर्वे करवाता है ना, जनसंख्या की सर्वे करना, उसके बाद उसके अनुसार क्या करना, डाटा कलेक्ट करना, है ना, और इस डाटा के क्या करना, इस डाटा के आधार पर अपनी नीति को बनाना। ठीक है, तो लगातार डेमोग्राफी में क्या बदलाव आ रहे हैं, इन सभी चीजों को, ट्रेंड को क्या करता है, ये शोध करता है और उसके अनुसार क्या बनाता है, नीति बनाता है। ठीक है, जागरूकता बढ़ाना वाला हम लोग पीछे भी समझे है ना, इसका मेन काम क्या होता है कि जागरूकता फैलाता है, लोगों को परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताता है। एक और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अंतर मंत्रालय जुड़ाव। ठीक है, ये विभिन्न मंत्रालय को क्या करता है, जनसंख्या कार्यक्रम से जोड़ता है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनसंख्या मंत्रालय, समाज शास्त्र के जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय है या एनजीओ है उसको, यानी इन सभी चीजों को क्या करता है, ये जोड़ने का प्रयास भी करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कार्य। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि अब इसका महत्व क्या रहा, है ना, इसका महत्व क्या रहा। ठीक है, तो सबसे पहले महत्व है कि भारत की जो जनसंख्या लगभग 1.34 करोड़ हो चुकी थी, 135 करोड़ जी, 135 करोड़ हो चुकी है ना। इस प्रकार हमें क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण करना काफी मेरे लिए क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, दूसरा महत्व क्या है कि भारत की जो जनसंख्या लगभग 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, ये बहुत ज्यादा है ना, अर्थात भारत के पास क्या है, जनसांख्यिकी ये लाभांश की स्थिति है ना, यानी डेमोग्राफी डिविडेंड की स्थिति है ना, डेमोग्राफी डिविडेंड की स्थिति है भारत के पास। तो भारत अगर इसका सही से उपयोग करता है तो विकास को क्या कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट महत्व है, जो जनसंख्या होता है और जो विकास होता है, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। यदि हम देश की जनसंख्या को
अच्छी तरह से समन्वित करते हैं तो हम विकास के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका अलग एक मुख्य महत्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद संसाधनों का समन्वय। अगर हम अच्छे तरीके से जनसंख्या नीति बनाए तो हम अपने संसाधनों का समन्वय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी, भोजन इत्यादि जो चीजें हैं, भूमि जो है वो क्या है, सीमित है। अगर हम लक्ष्य जनसंख्या रणनीति नहीं बनाए तो क्या हो सकता है कि ये संसाधन से जुड़ा हुआ संकटग्रस्त हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, इसका मुख्य महत्व बन जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, ये इस प्रश्न में हमने महत्व को समझा। अब निष्कर्ष क्या दे सकते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भारत जनसंख्या नीति की निगरानी करता है एवं उसका मार्गदर्शक क्या है, निकाय है, मार्गदर्शक क्या है। इसका मुख्य काम क्या है, यह सुनिश्चित करना कि देश की जो विकास दर है वो बना रहे, जनसंख्या क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तथा इसने क्या किया कि जो जनसंख्या रणनीति है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तिकरण को जोड़ा, ताकि जो भी हमने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में लागू किया है उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इन सभी के द्वारा क्या किया गया भाई, यही हमारा रहा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के विषय में। ठीक है, अगर हम चाहे तो एक डाटा बना सकते हैं। ये प्रश्न हमारा समाप्त हो चुका है, अगर किसी का मन हो तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम वीडियो को पॉज करके डाटा बना करके आपको दिखाते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा सा लिखने में, समय बचेगा हमारा। चलिए अब हम एक डाटा को समझ सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग रहा इसकी सफलता कैसी रही। ठीक है, इसके बारे में जान सकते हैं, जो इसके महत्व को और अच्छे से समझाएगा। हम महत्व वाले में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम भारत की जनसंख्या प्रवृत्ति को देखते हैं तो साल 1971 से 2001 के बीच में जनसंख्या में लगातार नीचे की तरफ जाते हुए दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो 2001 में जनसंख्या क्या हुआ, 17.7% हो चुका है 2011 तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें जनसंख्या आयोग बनने के बाद तो ये वृद्धि दर क्या हुआ, काफी हद तक कमा है, जो हमारा जनसंख्या आयोग के सफलता के बारे में हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद नेशनल फूड हेल्थ सर्वे के द्वारा भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में सर्वे की जाती है। ठीक है, जिसमें अगर हम 2019-21 में देखें नेशनल फूड हेल्थ सर्वे 5 में, तो जो हमारा 2.0 चला गया टोटल फर्टिलिटी रेट, और हमारा लक्ष्य क्या था 2.1, तो हमने इस लक्ष्य को भी पूरा किया। इस तरह से जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग था उसने क्या किया, सफलता को प्राप्त किया। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।